नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, इतिहास एक ऐसा विषय जिसके बारे में न जाने कितनी भ्रांतियां हैं, न जाने कितने मिसकॉन्सेप्शन हैं, न जाने कितने मिथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह सफा है। कुछ कहते हैं बहुत रटना पड़ता है, कुछ कहते हैं कि भूतों का विषय मुर्दों का विषय है। बहुत सारी बातें हैं। पत्थरों का इतिहास, बाप रे, इतनी तोहमतों के साथ भी आज इतिहास प्रासंगिक है। केवल यूपीएससी में नहीं, आपके जीवन में भी। केवल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, आपके जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक इतिहास प्रासंगिक था, प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगा। हर दिन हर कदम पे अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो इतिहास से सीख सकते हैं। आइए हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इन यूपीएससी एंड नॉट ओनली इन यूपीएससी, in UPPSC, in BPSC, in GPSC, in any examinations for civil services. सिविल सेवाओं के लिए इतिहास कैसे तैयार करें, बहुत महत्वपूर्ण विषय। पेपर कोई भी हो, कांस्टेबल से लेकर कलेक्टर तक, बिना इतिहास के कोई पेपर बन नहीं रहा है। कंपटीशन में तो खास तौर पे, चाहे वो सिविल सेवा का हो, चाहे वो वनडे का हो। फिलहाल हमारा आज का जो सेशन है वो सिविल सेवाओं में इतिहास का क्या महत्व है, इतिहास कैसे पढ़ा जाए, इतिहास पढ़ करके कैसे इतिहास रचा जाए, इसके लिए यह सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं और रचते हैं इतिहास, समझते हैं कि सिविल सेवाओं में इतिहास की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इतिहास का महत्व कहां है। तो इतिहास के अगर हम महत्व की बात करें तो सिविल सेवाओं में इतिहास का जो महत्व है, हिस्ट्री का जो महत्व है, वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में है। ठीक है, कहां कहां महत्व है? प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, और इंटरव्यू में तो खैर अगर आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है या आपने इतिहास से कुछ किया है, नेट किया हो, पीएचडी किया हो, या इतिहास से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर तो ये एक बड़ा शानदार सा एरिया है इंटरव्यूअर के लिए खुल के खेलने का। देखो यार, समझो कि प्रीलिम्स में क्या आता है और कहां से आता है और कितना आता है। यह जानना, यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या आता है, कितना आता है और कहां से आता है। तो अगर आप प्रीलिम्स की बात कीजिएगा तो प्रीलिम्स में आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है एंशिएंट, मिडाइवल। हाँ, मैं बहुत पीपीटी वगैरह बनवा करके और ऐसे कथावाचन में यकीन नहीं करता हूं, मैं क्लास की तरह समझाने में यकीन करता हूं। इसीलिए कोई पीपीटी उपीटी नहीं है, हम सब कुछ लिख के समझाएंगे, समझिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। एंशिएंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये है जहां से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। और आज हम बात करेंगे, आज हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि पिछले 10 सालों में या 11 सालों में, 15 से 25, इन 11 सालों में कैसे कैसे सवाल आए, किस किस सेगमेंट से सवाल आए और कहां से ज्यादा और कहां से कम आए। तो आइए एक बार हम लोग चर्चा करते हैं आर्ट एंड कल्चर। उसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है वह है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, इधर अगर आप बात कीजिएगा मेंस में, तो मेंस में एक सेक्शन है वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस।
पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये आपके इतिहास का सिलेबस है, ठीक है, ये क्या है, आपके इतिहास का सिलेबस। आइए अब चर्चा करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल कैसे आते हैं। पहले प्रीलिम्स की चर्चा करेंगे और प्रीलिम्स की चर्चा हम लोग करेंगे एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से। तो आइए देखा जाए कि प्रीलिम्स में सवाल कितना आता है। हमारा जो बेस है, हमारा जो टारगेट है, हमारे पास 10 साल के 10 ईयर के पेपर का जो है 10 इयर्स PYQ अपने पास अवेलेबल है और हम उस पे क्या करेंगे, हम उस पे करेंगे ट्रेंड एनालिसिस। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पिछले 10 साल, इस 10 साल का मतलब है, और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर। देखिए, बात करने को सिर्फ ये कह देना कि यार ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। देखो यार, ये जो आजकल बड़े बड़े मठाधीश घूम रहे हैं ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड टीचर घूम रहे हैं, 2-4 साल एग्जाम एक आध दे लिया, पीटी क्वालिफाई नहीं किया कभी, वो भी बाबा बन के ज्ञान दे रहे हैं। आप आंकड़ों की बात कीजिए, जब भी बात कीजिए लगे कि हाँ एक होने वाला सिविल सर्वेंट बात कर रहा है, आपके बात में आंकड़ा हो, फैक्ट हो, फिगर हो, प्योर बाकायती ना हो। समझ रहे हैं कि हाँ यार गुप्ता से प्रशासन पढ़ लेना, मौर्यों में अशोक पढ़ लेना, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लेना, हो जाए। अरे व्हाट द रॉन्ग विथ यू, व्हाट द नॉनसेंस इज दिस। ऐसे नहीं होता है यूपीएससी। आप आंकड़ा देखिए, देखिए आंकड़ों के लिए पिछले 10 साल के ट्रेंड के लिए मैं आपके पास कुछ कुछ आंकड़े देता हूं, उन आंकड़ों पे हम चर्चा करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए सिविल सेवा के परीक्षा की। तो कोई आंकड़ा है 2015 से लेकर के 2025, हालांकि आंकड़े 24 बल्कि, ठीक है 24 तक लेते हैं, 10 साल, ठीक है। मैं थोड़ा और पीछे से भी ले सकता हूं, जैसे 13 में जब सिलेबस बदला है, या आप 11 से ले सकते थे जीएस और सी सेट से, कोई फायदा नहीं है। 10 साल इज मोर देन एनफ। इन 10 सालों में जो ट्रेंड है उसको देखिए और उसको देख करके समझने का प्रयास कीजिए कि क्या रहा है ट्रेंड। देखो, पहला समझो कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे इन 10 सालों में एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर से। तो 107 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, 107 सवाल हैं। यहां से 107 में एंशिएंट से 16 सवाल, एंशिएंट से 16 सवाल, मिडाइवल से 28 सवाल और आर्ट एंड कल्चर से 63 सवाल। आर्ट एंड कल्चर से 63 सवाल। ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं आपको मैं, इसलिए ये आंकड़े जरूरी हैं कि देखो यार, आप उन आंकड़ों के दम पे अपनी रुचि के अनुसार अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। पढ़ने को बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ने को बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्या पढ़ें। अब देखो, इतने सालों में केवल 16 सवाल आए हैं। मेरे पास ईयर वाइज आंकड़ा भी है, मेरे पास ईयर वाइज आंकड़ा भी है कि किस साल में कितने कितने सवाल किस किस टॉपिक से आए हैं। आप चाहेंगे तो आपको मैं वो ईयर वाइज आंकड़ा भी दे सकता हूं कि भाई इस साल में इतने इतने सवाल यहां यहां से आए हैं, ठीक है। आइए, बहरहाल उसकी बहुत आवश्यकता है नहीं कि कितने कितने सवाल आए हैं। हम लोग बात करते हैं कि कहां कहां से क्या क्या सवाल आया। पहले एंशिएंट की बात करते हैं, ठीक है, एंशिएंट की बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। आइए देखा जाए प्राचीन भारत के इतिहास से कितने सवाल आए हैं, ठीक है। तो एक सवाल जो है समझ लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो रहा है, तो आईवीसी से 3 सवाल आए हैं, आईवीसी से 3 सवाल, ठीक है। अब
उसके बाद सवाल आप बनता है आईवीसी के बाद सिग्निफिकेंट प्लेसेस से 4 सवाल। सिग्निफिकेंट प्लेसेस, ये मैं 10 साल का आंकड़ा दे रहा हूं, 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे कहां, तो हम लोग उसके बाद आएंगे मौर्य पे। मौर्य से 5 सवाल बना है और गुप्ता से 4 सवाल बना है। मौर्य से कितना बना है, 5 क्वेश्चन, और गुप्ता से बना है कितना, मौर्य से 5 सवाल और गुप्ता से बना है 4 सवाल। यह है 16 क्वेश्चन का फॉर्मेट कि कहां से, तो 4 3 7 5 12 4 16, ये 16 सवाल एंशिएंट से आए हैं। मिडाइवल हिस्ट्री से 28 सवाल आए थे। आइए देखा जाए कि वो 28 सवाल मिडाइवल हिस्ट्री से कहां से आए हैं, ठीक है। तभी तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये जानना यूपीएससी में बहुत जरूरी है कि क्या पढ़े। देखो पढ़ने को यार ना इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे, मेरा तो खैर ऑप्शनल रहा है इतिहास, तो एक किताब आती थी केसी श्रीवास्तव की, केवल एंशिएंट की किताब थी, लगभग 1600 पेज की, इतनी मोटी किताब, केवल एंशिएंट, ओनली एंशिएंट। सोचो, मिडाइवल हम लोगों ने पढ़ा है हरिश्चंद्र वर्मा 2 पार्ट में, एलपी शर्मा 2 पार्ट में, और हर किताब लगभग 700-800 पेज की थी, अगेन 1500 पेज। भाई इतना पढ़ोगे तो मास्टर हो सकते हो, इधर दिक्कत हो जाएगी, इधर दिक्कत हो जाएगी, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं कि देखो सवाल कहां से आता है। देखो यार एंशिएंट और मिडाइवल में एक सवाल बार बार आता है टर्मिनोलॉजी से। एग्जाम्पल फॉर्म पूछा है, एग्जाम्पल क्या पूछा है, तो एग्जाम्पल पूछा है कि रक्त कोडगे क्या है, एग्जाम्पल पूछा है अग्रहार भूमि क्या है, एग्जाम्पल पूछा है अमरम लैंड क्या है, एग्जाम्पल आपसे पूछा है कि नायंकार सिस्टम क्या है, मनसबदारी क्या है। ये सब टर्म है, ये सब क्या है, टर्म है। तो सबसे पहले समझो कि एंशिएंट और मिडाइवल मिलाकर के टर्मिनोलॉजी से सवाल आता है। कहां से सवाल आता है, टर्मिनोलॉजी से सवाल आता है एंशिएंट और मिडाइवल को। तो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे ज्यादा सवाल आपको मिडाइवल और अगर एंशिएंट से कहीं से मिलेगा तो यहां से मिलेगा। टर्मिनोलॉजी में मिडाइवल से केवल 6 सवाल आए हैं। 6 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा है इस डिवीजन में। और अगर आपको याद हो, अगर आप मुझसे बहुत पहले से पढ़े या जुड़े हैं, तो मैंने 2025 के परीक्षा के पहले और 2024 की परीक्षा के पहले एक पीडीएफ इशू किया था। यही कोई हार्डली 5 से 7 पेज है और उसका नाम है हिस्ट्री कीवर्ड्स। उसमें पूरे इतिहास के कीवर्ड्स थे और आज तक जितने सवाल आए हैं, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि टर्मिनोलॉजी से जितना सवाल आने वाले 10 सालों में 20 सालों में आएगा उसके बाहर नहीं आएगा। ये दावा यूं हवा में नहीं करता हूं, ये आंकड़े हैं जिन्हें बड़ी शिद्दत से निखारा गया है, फिल्टर किया गया है, उसे एनालाइज किया गया है। टर्मिनोलॉजी के बाद जब आप सवाल की बात करेंगे तो देखो दिल्ली सल्तनत पढ़ने में आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं। कितना सवाल मिलता है, 3 क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ देना है, मुगल पढ़ते हैं उसके बाद आप देखो डिसाइड कर लो यार कि हमें कितना सवाल चाहिए और क्या क्या हमें पढ़ लेना है। तो मुगल से 4 सवाल, और आप छोड़ क्या देते हैं, आप छोड़ देते हैं विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर आप अक्सर छोड़ देते हैं, इसका एडमिन छोड़ते हैं। यहां से 5 क्वेश्चन आया है। हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो 28 सवाल है उसकी बात कर रहे थे। भक्ति और सूफी से 2 सवाल आया है। क्या हुआ है, भक्ति और सूफी से 2 सवाल आया है। 2 क्वेश्चन कहां से आया है, तो टर्मिनोलॉजी से 6 सवाल, दिल्ली सल्तनत से 3 सवाल, मुगल से 4 सवाल, विजयनगर से 5 सवाल, भक्ति और सूफी से कितने सवाल, 2 सवाल। रीजनल किंगडम से भी सवाल आता है,
रीजनल किंगडम। बहुत सारा किंगडम आपको इसमें पढ़ना है। इसमें आपको कश्मीर पढ़ना है, इसमें आपको मालवा पढ़ना है, जौनपुर पढ़ना है, गुजरात पढ़ना है। तो रीजनल किंगडम से जो है कितने सवाल आएंगे? तो रीजनल किंगडम से 2 सवाल, 2 सवाल रीजनल किंगडम से आए हैं और 2 सवाल जो है मिसलेनियस हैं। और कहां से आए हैं? तो 2 सवाल मिसलेनियस आए हैं। MISC 2 सवाल। जरा देखिए 28 सवाल, 6 3 9 4 13 13 5 18 2 20 और 20 और 4 24। एक सेगमेंट कोई छूटा है इसका? हाँ, अर्ली मिडाइवल किंगडम, अर्ली मिडाइवल किंगडम, अर्ली मिडाइवल, यहां से आए हैं 4 सवाल। अब हो गया 6 4 10, 3 13, 4 17, 2 19, 19 और 5 24, 24 4 28। ये हो गए 28 सवाल। अब देखिए कहां कहां से सवाल आ रहा है, ये जान गए जब आप, तो आपको पता है कि अच्छा क्या पढ़ ले। अगर हम मान लीजिए कि अब हम लेके अजम्पशन लेके चलते हैं कि ठीक है भाई, अगर हम टर्मिनोलॉजी ठीक से पढ़ ले, विजयनगर ठीक से पढ़ ले, तो संभवतः आधा सवाल हमारा हो जाएगा। 6 सवाल और 5 11 सवाल। ठीक है, भक्ति सूफी पढ़ लेंगे तो 2-3 सवाल और मिल जाएंगे। यानी 50% सवाल के लिए पूरा मिडाइवल क्यों पढ़ना है, जब आपको पता है कि प्रीलिम्स में 50 सवाल पे पार है बेड़ा। आप उठा करके देखो कट ऑफ कितना जा रहा है, 80 नंबर, 82 नंबर, 85 नंबर, 88 नंबर, बहुत गया तो 90 92 नंबर, 90 92 94 यही जा रहा है कट ऑफ। तो 45 से 50 सवाल अगर आप खेल रहे हैं और अगर आपके उतने सवाल सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। चलो ठीक है भाई, मैं टारगेट लेके चलता हूं कि हमें 60 सवाल 65 सवाल सही करने, 100 के 100 सवाल का टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तो आप पीटी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 65 सवाल का टारगेट लेके चलिए और अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों को क्लासिफाई कीजिए कि हां, अगर मुझे हिस्ट्री पसंद है तो कोशिश करना है कि हिस्ट्री से 80% सवाल हो जाए, मुझे ज्योग्राफी पसंद है तो ज्योग्राफी से 80% सवाल हो जाए। तो ढूंढिए कि वो 2 विषय कौन है पॉलिटी को छोड़कर, पॉलिटी को छोड़कर वो 2 विषय कौन है जो आपकी रुचि के हैं। क्योंकि पॉलिटी में 18-20 सवाल लगभग आ रहा है या 15-16 सवाल आ रहा है। अगर 16 सवाल आ रहा है तो 13 सवाल आपसे हो जाएंगे। अगर आपने ठीक से एक किताब पढ़ी, एक ही किताब पढ़ी तो लक्ष्मीकांत, अगर आपने वो पढ़ा आपसे हो जाएगा ठीक से सवाल। 16 में से 13 सवाल हो जाएंगे, 12 सवाल हो जाएंगे तो ठीक है, सेफ स्कोर है, अच्छा स्कोर है। तो अब जो 2 विषय हैं, या तो इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर को बना लीजिए कि हाँ वो मेरा इंटरेस्ट है, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इनमें से कोई 2 चूज कर लीजिए। साइंस टेक, करंट में से कोई 2 चूज कर लीजिए, तो एक चूज कीजिए और फिर देखिए कि उन दोनों में से लगभग आपके 60-65% सवाल हो जाएं, या उन दोनों में से अगर आपके 80-80% सवाल हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका पीटी हर हाल में हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। हम लोग पढ़ने में क्या खपा देते आर्ट एंड कल्चर में? तो आर्ट एंड कल्चर में हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं मंदिर। मंदिर, अरे पूरे आर्किटेक्चर से 6 सवाल है, पूरे आर्किटेक्चर से, आर्ट एंड कल्चर से जो है 63 सवाल पूछे गए हैं। 63 सवाल में देखो फिलॉसफी पे सवाल कितने हैं, रिलीजन पे सवाल कितने हैं। देखो पढ़ना क्या है जो आप छोड़ देते हैं। आपको बुद्ध फिलॉसफी पढ़नी है, आपको जैन फिलॉसफी पढ़नी है, आपको शंकराचार्य की फिलॉसफी पढ़नी है, आपको आजीवक सेप्ट पढ़ना है, ये सब आप छोड़ देते हैं। फिर कहते सर पीटी नहीं हो रहा रे, कैसे होगा? तुम्हें आजीवकों के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें बुद्धिज्म जैनिज्म में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के को छोड़ करके बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं पता, तो कैसे पीटी होगा? उनकी फिलॉसफी से देखिए सवाल आया है। सवाल आया पवारण क्या है, सवाल पूछा पर्यूषण क्या है,
सवाल का आप लेबल देखिए। सवाल पूछ रहा है किससे? तो सवाल पूछ रहा है मक्खी गोशाल से। आप कहां लगे हुए हैं? भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था? भगवान बुद्ध की मां का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? उनकी मां का नाम क्या था? पत्नी कौन थी? अरे ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं है। वो पूछ रहा है कि आजीवक खाना कैसे खाते थे, तो हाथ में लेकर के, हाथ ही उनका क्या है? थाल है। तो ये सवाल इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ रहा है। आप समझिए उनकी फिलॉसफी को। तो फिलॉसफी से सवाल पूछा है, और बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, सिखिज्म, ये सब लेकर के लगभग फिलॉसफी से 14 सवाल आया है। 63 में से 14 क्वेश्चन किससे आया है? फिलॉसफी से। और कौन सी फिलॉसफी? बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक, सिखिज्म, यही सब फिलॉसफी से सवाल पूछा है। ठीक है। फिलॉसफी के अलावा जो सवाल और पूछ रहा है वो लिटरेचर से पूछ रहा है। फिलॉसफी पूछ लिया, अब क्या पूछेगा? लिटरेचर। हम क्या पढ़ रहे हैं? नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, खत्म। हमारा आर्ट एंड कल्चर स्तूपा बिल्डिंग से शुरू होता है और लाल किले पे जाके दफन हो जाता है, जामा मस्जिद में जाके दफन हो जाता है, कहानी खत्म। सवाल आ रहा है लिटरेचर से। कितना सवाल आया अब तक? 12 सवाल। ठीक है। आप देख रहे हैं, फिलॉसफी से 14 सवाल जो आप नहीं पढ़ते, मैं लिख के देता हूं, मुझे पता है कि आप क्या पढ़ते हैं। लिटरेचर से 12 सवाल आया है 63 में से, आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद सवाल किससे आते हैं? तो उसके बाद सवाल आ रहा है इंपॉर्टेंट प्लेसेस से। वो प्लेसेस जो करंट में रहते हैं, या किसी प्लेस को इंपॉर्टेंट प्लेसेस, वो प्लेसेस जो करंट में रहते हैं, उन स्थानों से सवाल पूछ रहा है जो कि चर्चा में है। जैसे अगर किसी लिस्ट को, किसी चीज को अगर कहीं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में अगर शामिल किया गया तो चर्चा में तो पूछेगा। उसके कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट दोनों धरोहरों को, दोनों हेरिटेज को पूछेगा। आप कर पा रहे क्या ऐसा? आप इस पे फोकस कर रहे हैं क्या? आप इस पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अब जब नहीं दे रहे हैं तो फिर तो हो चुका सवाल आपसे। तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस से 7 सवाल आया है, 7 क्वेश्चन। जो भी उसमें करंट में था वहां से सवाल पूछेगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आइए हम लोग बात करते हैं कि और सवाल कहां से पूछ रहा है। तो 4 क्वेश्चन पेंटिंग से पूछा है आज तक, 2 क्वेश्चन डांस से और 2 क्वेश्चन म्यूजिक से। अगर आप आर्ट की बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन है पेंटिंग से, 2 क्वेश्चन है डांस से, और हम है कि रटे जा रहे हैं, और 2 क्वेश्चन है किससे? म्यूजिक से। हम भरतनाट्यम, सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम रटे जा रहे हैं, सवाल नहीं आ रहा है। यार जब तक आप इस तरह से तोड़ करके एनालाइज नहीं करेंगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि किस विषय के किस हिस्से का क्या सिग्निफिकेंस है। And without knowing the significance of that particular topic, how you could prepare a plan that is a path to success? आप सफलता का मार्ग कैसे बनाएंगे? और जब तक आपके पास सफलता का मार्ग नहीं होगा तो कौन से रास्ते पर चलोगे? बस भटकते रहोगे, बस भटकते रहोगे कि हाँ चल रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चल रहे हैं, पीटी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। पेपर बहुत टफ था, जैसे अभी भी बिहार पिछली बार 70th बीपीएससी में क्या किया, तो एकदम लेवल गिरा के क्वेश्चन पूछ लिया। इस बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लिया। पिछली बार लेवल गिरा के पूछा सवाल, वन लाइनर पूछा, तब भी लोग रो रहे थे, ये क्या पेपर है, ये क्या पेपर है, ये क्या पेपर है। अरे कांस्टेबल का पेपर पूछ रहा है सिविल सर्विसेज में, इस बार का बेटा और दिखाते हैं सिविल सर्विसेज किसे कहते हैं, फिर रो रहे हैं, वियर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हवा नहीं लग रहा। अरे भाई हवा कैसे लगेगा, तुमने कभी एनालिसिस तो किया ही नहीं, और तुम्हारी जो पढ़ाई है वो कोटा पूरा किया जा रहा है, आप सिलेबस कवर कर रहे हो। यूपीएससी का एग्जाम अगर सिलेबस कवर करने से हो जाता तो बेटा मुखर्जी नगर, करोल बाग और जो बड़े महानगर हैं वहां लोग बच्चे आते हैं, जा नहीं रहे वहां से, कहे
क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी है। शिव खेड़ा ने कहा कि अगर मुझे कोई कहे कि मैं पेड़ काटूं और उसके लिए मुझे वो 6 घंटे का समय दे, तो मैं 6 घंटे में से 4 घंटे अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर कुल्हाड़ी की धार मजबूत होगी तो एक बार में पेड़ कटेगा। आपने क्या किया है? आप पेड़ काटने में लगे हैं, आपने देखा ही नहीं कि आपकी कुल्हाड़ी की धार कैसी है। आपने कभी देखा ही नहीं कि आपकी कुल्हाड़ी से वो पेड़ कटेगा भी कि नहीं कटेगा। आपने स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया, आपने स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं किया। और जब तक आप स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करेंगे, सफलता आपसे बहुत दूर रहेगी। तो यह है स्ट्रैटेजी। तो फोकस कहां करना है? तो फोकस करना है फिलॉसफी पे। अब ढूंढिएगा, फिलॉसफी पढ़ लीजिएगा, लिटरेचर्स के बारे में पता कीजिए कि किस किताब का क्या कंटेंट है, कितने चैप्टर हैं, किस किताब में किसके बारे में डिस्कशन है, क्या क्या बातें बताई गई हैं। आई बात समझ में? और उसके बाद जो सवाल बन रहा है बाकी भी वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से बन रहा है। तो ये आपने देखा है क्या? ये आपने देखा है कि एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर। अब आइए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं मॉडर्न का, कि 2015 से 2025 में मॉडर्न का क्या हाल रहा है, कितने सवाल पूछे गए मॉडर्न से, ये भी देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से कितने सवाल पूछे गए? देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 65 सवाल पूछे गए हैं। इन 10 सालों में कितने सवाल पूछे गए? 2015 से 2024। 2025 के पेपर को हमने शामिल नहीं किया है, हाईली फैक्चुअल पेपर था। अब इन 65 सवालों को तोड़िए कि इन 65 सवालों में से सवाल कहां से पूछा है। वही जो आप छोड़ देते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? आप फ्रीडम में स्ट्रगल पढ़ रहे, अच्छी बात है, लेकिन आप एक चैप्टर को ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, वह है ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी। 6 सवाल पूछा है इतने दिनों में। तो आइए इसको भी तोड़ते हैं। पहला है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यहां से अब तक 4 सवाल पूछा है। ठीक है, यहां से अब तक क्या पूछा है? 4 सवाल पूछा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, यहां से 6 सवाल अब तक पूछा है। कहां से? ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से। ठीक है, उसके बाद पर्सनालिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 सवाल पर्सनालिटीज से पूछा है। पर्सनालिटीज क्यों? आपने सिलेबस देखा नहीं है शायद। क्लियरली लिखा है मेंस के सिलेबस में कि हम पर्सनालिटी से सवाल पूछेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल की पर्सनालिटीज से। तो पर्सनालिटीज से सवाल वो पीटी में भी पूछता है। और ध्यान दीजिएगा कि जब तक आपका प्रीलिम्स तैयार नहीं, जब तक आपका मेंस तैयार नहीं होगा, तब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मेंस इज द की ऑफ सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड इन फाइनल सिलेक्शन एज वेल। तो पर्सनालिटीज से भी कितने सवाल पूछा है? 6 सवाल पूछ रहा है पर्सनालिटीज से। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट से कितने सवाल पूछा है। स्वदेशी मूवमेंट से और हाँ 5 सवाल पूछा है। ब्रिटिश एडमिन पॉलिसीज, ब्रिटिश अधिनियमों से और एक्ट से सबसे ज्यादा 15 सवाल पूछा है। ब्रिटिश में प्रशासनिक सुधार पूछा है, शिक्षा का विकास पूछा है, प्रेस का विकास पूछा है, ये सारा सवाल पूछा है। और उसके बाद पूछा है किससे? गांधीयन फेज। गांधीयन फेज, गांधीयन फेज से 8 क्वेश्चन पूछा है।
8 सवाल गांधीयन फेज से पूछा है, 2 सवाल किसान और जनजाति आंदोलन से पूछा है, 2 और किससे पूछा है, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट से कितने सवाल पूछा है, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट से सवाल पूछा है 5। ठीक है, उसके बाद पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट से 2 सवाल पूछा है, ये हम लोग केवल इन 10 सालों की चर्चा कर रहे हैं, यहां से 2 सवाल पूछा है। उसके बाद मिसलेनियस की अगर आप बात करें तो लगभग 5 2 7 सवाल। ठीक है, लेफ्टिस्ट मूवमेंट से 4 सवाल पूछा है जो आप छोड़ देते हैं, लेफ्टिस्ट मूवमेंट से कितना पूछा है, 4 सवाल पूछा है। ठीक है, और उसके बाद पूछा है किससे, तो मिसलेनियस से सवाल पूछा है, और मिसलेनियस से पूछा है कितने सवाल, तो मिसलेनियस से पूछा है लगभग 10 सवाल, 10 क्वेश्चन। ये है आंकड़ा। अब आप समझिए कि कहां कहां से क्या क्या सवाल पूछा है और कैसे पूछा है। तो आपको यह मैंने बताया कि भाई ये आंकड़े हैं, यहां से इस क्रम में सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब आपको देखिए समझना क्या है, या अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया ट्रेंड एनालिसिस, अब आते हैं सोर्सेज पे कि भाई पढ़ा क्या जाए, कहां से सवाल मिल जाएगा, ऐसा क्या पढ़ा जाए जहां से सवाल पूरा मिल जाए। तो देखो सीधी सी बात है यार कि मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस करता हूं कि अगर आप सोर्सेस लेकर के आएंगे तो इसेंशियल मटेरियल्स लाइक बेसिक बुक्स, एनसीईआरटी, रामशरण शर्मा के एनसीईआरटी पढ़िए, या कोई भी जो 11th या 12th सॉरी एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो 6 to 12 पूरा पढ़ जाना है, और नहीं तो रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी पढ़िए, एंशिएंट के सवाल। ठीक है, सीसीईआरटी के नोट्स पढ़िए कल्चर के लिए, क्या पढ़िए, तो रामशरण शर्मा एनसीईआरटी पढ़िए एंशिएंट के लिए, सीसीईआरटी के नोट्स पढ़िए किसके लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। बहुत शानदार नोट्स है सीसीईआरटी का, तो सीसीईआरटी का नोट्स पढ़िए किसके लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद सतीश चंद्रा को ठीक से पढ़िए किसके लिए, मिडाइवल के लिए, और स्पेक्ट्रम के साथ साथ एक बुक और पढ़िए, प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, इसको भी जरूर पढ़िएगा। ये बुक पढ़िएगा तो थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ ये अब जो है हम बैलेंस अप्रोच करके लाए हैं, और थोड़ा सा और आपके अंदर डेप्थ आएगा। ये डेप्थ आना बहुत जरूरी है। क्या है, ये डेप्थ आना बहुत जरूरी। इसके अलावा एक और अच्छा सोर्स आजकल मार्केट में है इतिहास के लिए, वो है तमिलनाडु बोर्ड की नई इतिहास की किताबें। तमिलनाडु बोर्ड की नई इतिहास की किताबें बहुत बेहतर सोर्स है इतिहास को ठीक से सारगर्भित तरीके से तैयार करने का, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। हालांकि केवल अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है तो इंग्लिश वालों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। एक बार देखिए कि क्या कोई वेबसाइट है जिसमें उसका किसी ने हिंदी ट्रांसलेशन भी डाला हो। तो एनसीईआरटी, एक बार फिर से सुन लीजिए, एनसीईआरटी इसेंशियल मटेरियल्स है, 6 to 12 ठीक से पढ़िए। ठीक है, पुरानी मिले पुरानी पढ़िए, नई मिले नई पढ़िए, इस चक्कर में मत पढ़िए। आरएस शर्मा एंशिएंट के लिए, सीसीईआरटी के नोट्स किसके लिए, मेंस के लिए, और आपके आसपास आपकी कोचिंग ने कोई ना कोई मटेरियल दिया होगा उसको जरूर पढ़िए। नहीं कुछ मिलेगा फिर हमको बताइएगा, हम देंगे कंटेंट। ठीक है, उसके अलावा आपको पढ़ना है क्या, तो उसके अलावा आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से सतीश चंद्रा मिडाइवल के लिए, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय। क्या पढ़ना है, प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय। उसके अलावा आपको पढ़ना है तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की नई किताबें जो आई हैं वो बहुत अच्छी हैं, और बहुत अच्छा कंटेंट साउथ इंडिया का भी दिया है और पूरे भारत के इतिहास का भी दिया है, तो वो भी आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़नी है। ये तो हो गया सोर्स, आपको दिखा कि क्या क्या सवाल आता है और आपने देखा सोर्स। अब आइए एक बार आपको मैं बताता हूं कि किस क्रम में पढ़ना है। ठीक है,
अभी हम लोग प्रीलिम्स की ही बात कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रीलिम्स की ही बात कर रहे हैं। क्या सीक्वेंस होना चाहिए या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ लिया जाए। देखो यार, जब तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तो तुम सबसे पहले देखो कि आर्ट एंड कल्चर से सवाल आ रहा, तो आर्ट पढ़ो पहले। ठीक है, आर्ट में क्या पढ़ो, तो इंडस आर्ट पढ़ो, मौर्यन आर्ट पढ़ो। आर्ट में क्या क्या पढ़ोगे, आप क्या पढ़ते हो, खाली डांस। ठीक है, मौर्यन आर्ट पढ़ो। ठीक है, ये भी एंसेंट, अच्छा ध्यान देना कि इसको आप एंसेंट से अलग करके नहीं पढ़ सकते। जब आप एंसेंट पढ़ रहे हैं तो इंडस आर्ट पे फोकस कीजिए कि उसका जो है टेराकोटा का आर्ट कैसा है, उसका मेटालिक आर्ट कैसा है, उसका जो है ग्रेवेयर कैसा है, उसका अर्थन पॉट कैसा है, ये सब कुछ समझिए। ठीक है, मॉडर्न आर्ट को पढ़िए। उसके अलावा थोड़ा सा आइए टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्तूपा आर्किटेक्चर पे, यहां से भी सवाल आया है। टेम्पल एंड स्तूपा आर्किटेक्चर पे आइए, और इसके बाद जो है आपको जाना है कहां, तो अब आपको पढ़ना है थोड़ा सा प्रशासन। अगर आप सिलेक्टेड की बात करेंगे तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, रिवीजन के लिए सिलेक्टेड के लिए क्या कीजिए, एडमिन पर फोकस कीजिए, प्रशासन पर फोकस कीजिए। यहां से आपको वो सारा सवाल मिल जाएगा जो आपको मैं बता रहा हूं। एडमिन में क्या क्या कीजिए, तो एडमिन में जो है आप शुरू कीजिए किससे, मौर्यन एडमिन से। ठीक है, यहां से बहुत सवाल मिल सकता है। उसके बाद गुप्ता एडमिन पे आ जाइए, गुप्ता एडमिन पे आ जाइए। उसके बाद चलिए सीधा मुगल एडमिन पे, और उसके बाद जाइए विजयनगर प्रशासन पे। मुगल एडमिन में शेरशाह सूरी का प्रशासन पढ़ना मत भूलिएगा, शेरशाह सूरी का प्रशासन पढ़ना मत भूलिएगा। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका एडमिन हो जाएगा। अब आपको आना है किस पे, लिटरेचर पे। लिटरेचर में देखो यार, बुक पढ़ो, उस बुक के बारे में जानो कि उस बुक का कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, और उस बुक का सिग्निफिकेंट क्या है। यानी अगर वो किसी बैटल के बारे में बात करता है वो बुक अगर किसी और बड़े इवेंट के बारे में चर्चा करता है, कोई ऐसा स्पेशल नॉलेज देता है। जैसे एक बुक लिखा है गार्गी ने, गार्गी संहिता, तो गार्गी संहिता केवल ज्योतिष पे नहीं लिखा है, हालांकि बुक तो ज्योतिष का है, लेकिन उस पर ग्रीक अटैक का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो अब किताब लिखी मालविका अग्निमित्रम, फिर उसमें ग्रीक इन्वेजन का डिस्कशन है। तो आपको यह सब पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद पढ़िए क्या, फिलॉसफी। उसके बाद क्या पढ़िए, फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी में क्या क्या पढ़िए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनकी फिलॉसफी पढ़िए। ठीक है, आजीवक। ठीक है, हाँ। उसके बाद आप पढ़िए वैष्णविज्म, उसके बाद आप पढ़िए सूफीज्म, फिर आप पढ़िए भक्ति। ये जब आप पढ़ेंगे ना ऐसा, तब जाकर के आपके कंटेंट में समग्रता आएगी। ठीक है, तब क्या होगा, कंटेंट में समग्रता आएगी। तो ये एंसेंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप इतना तैयार कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि एंसेंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर से आने वाला लगभग 70% से ज्यादा का सिलेबस आप तैयार कर लेंगे। अब कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी मिलेंगे आपको, कहेंगे बाकी का 30%। हाँ, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। एक चीज तो संभाल लो यार, या तो माया या तो राम। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को ही साधना पड़ेगा। आप कभी भी 100% एक्वायर नहीं कर पाएंगे। बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत हिमालय जैसा सिलेबस है। ठीक है, तो बेटा हर विषय से देखो, कोई विषय को कमजोर मत छोड़ो। एक ही तरीका है सिलेक्शन का कि आइडेंटिफाई व्हाट इज स्ट्रांग एंड व्हाट इज वीक।
जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, जो वीक है वो स्ट्रांग हो ना हो वीक ना रहे। भले वो स्ट्रेंथन ना हो, स्ट्रांग भी ना हो, बट वीक नहीं रहना चाहिए। उसके माथे से वीक का लेवल निकाल के फेंक दो, आप सफल हो जाओगे। ये बाहुबली का वादा है, हर हाल में सफल हो जाओगे। थोड़ा ये सेशन लेंदी जरूर होगा, लेकिन ये सेशन आपके लिए रामबाण सेशन होगा। आपके लिए ये सेशन रामबाण सेशन होगा, ठीक है। आइए, तो फिलॉसफी दिख गई आपको, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये पढ़ना है आपको। अब आइए मॉडर्न पे। देखो यार, मॉडर्न को ना ऐसे पढ़ो, बिफोर 1857 इनका कंसोलिडेशन, सुदृढ़ीकरण पढ़ो, कंसोलिडेशन, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स वगैरह हैं वो पढ़िए। और उसके बाद चले आइए इनकी पॉलिसीज पे, ठीक है। इनकी पॉलिसी पे चले आइए। कौन कौन सी पॉलिसी? इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन कौन सी पॉलिसी? पॉलिटिकल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो वो जितना भी पॉलिसी है इनका, चाहे वो एडमिन का हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो। देखिए, यहां से भर भर के साल पे देखा ना, 15 सवाल यहां से आए हैं। यहां से 15 सवाल आपको दिखाया मैंने पीछे। तो इन पॉलिसीज पर बहुत शिद्दत से, बहुत जोर देकर के पढ़ने की आवश्यकता है। तो एडमिन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, ये सब जो पॉलिसीज है, एंड कोई और अदर, जैसे फेमाइन पॉलिसी से आया है सवाल, तो वो पढ़िए। और उसके बाद चलिए कहां? तो उसके बाद चलिए 1857 से 1947। पूछा हुआ है कि 1857 वाटर सेड है, अलग दुनिया वहां से शुरू होगी। आप पढ़िए फ्रीडम फाइट के इवेंट्स को, इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को पढ़िए। अब आपको किस पे फोकस करना है? फ्रीडम फाइट पे। उसकी क्रोनोलॉजी को समझिए, उसके इवेंट्स को पढ़िए, उसके इवेंट्स के छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस को एक बार कहानी की तरह अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास कीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो ये आपका प्रीलिम्स हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब हम चर्चा करेंगे मेंस की। किसकी चर्चा करेंगे? मेंस की। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि यार मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, इसका मुख्य परीक्षा कैसे क्वालिफाई किया जाएगा। आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं, इसके मुख्य परीक्षा की, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे मुख्य परीक्षा के सिलेबस की, कि भाई सिलेबस क्या दिया है। अगर आपने सिलेबस देखा हो मुख्य परीक्षा का, तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सिलेबस का। आपने अगर सिलेबस देखो, होता क्या है कि सिविल सेवा की तैयारी करने से पहले आपको उसके सिलेबस का बहुत गहन ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत शानदार ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है? तो लिखा है कि मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के क्या क्या पूछेगा। तो कहा फ्रॉम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस एक लाइन के बारे में और क्या लिखा है? तो अगली लाइन में लिखा है कि इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, स्टेजेस, कंट्रीब्यूशंस, ये पूछेंगे हम। आपने इतना बांट के पढ़ा कभी? जब आप इतना बांटेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहा है, और वो जो कह रहा है वही वो पूछेगा भी। वो जो कह रहा है वही वो पूछेगा। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा रूबरू कराता हूं कि देखो सवाल कैसे पूछता है, क्योंकि वो बता रहा है पहले वो क्या क्या पूछेगा। वो पूछेगा इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब है, वो हो सकता है आपसे कुछ बैटल पूछ ले, और आप उठा करके देखिए मेंस, आपसे पूछा है पानीपत के बैटल के बारे में कि क्या कारण है कि सारा जो है गेम चेंजर बैटल पानीपत में हुआ है। तो आपसे वो हो सकता है कि किसी बैटल के बारे में पूछ ले। वो आपसे हो सकता है कि किसी बैटल के ज्योग्राफी या उसके
किसी इवेंट का सिग्निफिकेंस पूछ ले, सिग्निफिकेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट का आपसे वह सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। सिग्निफिकेंस आपसे पूछ सकता है, इस बात की भी प्रबल संभावना है। आपसे हो सकता है कि इवेंट में कोई इवेंट, जैसे इवेंट आपसे पूछा है दांडी मार्च, इवेंट में आपसे पूछा है भूदान मूवमेंट, आप देखिए सवाल आया है, बता रहा है कि इवेंट पूछेगा। आपसे सवाल में इवेंट में क्या पूछा है, तो आपसे इवेंट में पूछा है कि भाई एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इवेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इवेंट है, गोलमेज सेशन, गोलमेज सम्मेलन, तो एनसीएम, सीडीएम, पूना पैक्ट, ये सबको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये इवेंट है। इस इवेंट का वो आपसे सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, रोल पूछ सकता है, उसका लिमिटेशन पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, तो इसका सिग्निफिकेंस आपसे पूछ सकता है, इसका रोल पूछ सकता है, रोल पॉलिटिकल रोल क्या रहा, सोशल क्या रहा, और इसका फ्रीडम फाइट में क्या रोल रहा, या फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा, यह आपसे पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि इसका लिमिटेशंस क्या क्या था, इसका लिमिटेशंस क्या क्या था। सिग्निफिकेंस तो पूछ ही सकता है, इसका लिमिटेशंस क्या क्या था। तो देखिए आप उठाकर के पेपर, आप 2015 से लेकर के 2025 का हो चुका है, पिछले 11 सालों का पेपर उठा के देखिए, देखिए यहां से सवाल आया कि नहीं आया। फिर आपसे पूछता है पर्सनालिटीज, लिखा उसने क्लियरली बताया कि हम क्या पूछेंगे। दरअसल हम सिलेबस देखते कहां हैं, देखिए सिलेबस जो है ना यूपीएससी का, वो उससे बनता है जो उसने बता रखा है प्लस उसने जो पूछ रखा है। आप देखो पर्सनालिटीज में कहां कहां से पूछता है। तो अब वो बोल रहा है, टाइम आपको उसने दे दिया, उसने आपको टाइम फ्रेम क्या दे दिया है, 1750 से 1947। अब सवाल किससे पूछ सकता है, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय एंड वायसराय। अब आप पलटो पीवाईक्यू, आपको दिखेगा कि पीवाईक्यू से सवाल क्या है, तो आपको दिखेगा कि अरे यार उसने पूछा है क्या, कहा क्लाइव से सवाल पूछा, अरे बाबा रे बाबा, सवाल पूछा किससे, क्लाइव से, डुप्ले से, दोनों का कंपैरिजन करा के पूछा। बोलो पूछा कि नहीं पूछा। किससे पूछा, डलहौजी से। किससे पूछा, कर्जन से। कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, इसकी एक्सट्रीम पॉलिसीज ने रिवॉल्यूशन को पैदा किया है, रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है, तो कर्जन से सवाल पूछा। अब हो सकता है कि वो रिपन से भी सवाल पूछ ले, बहुत लिबरल था रिपन। हो सकता है कि वह बैंटिक से सवाल पूछ ले, कह तो रहा है वो कि पूछेंगे हम, आप है तैयारी नहीं करते हैं, आप खाली पढ़ के चले जा रहे हैं, आप पता नहीं कौन सा सिलेबस पूरा कर रहे हैं। देखिए तो फिर आइए सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स। अब देखिए वो सवाल पूछा है किससे, राजा राम मोहन राय। पूछा है कि नहीं पूछा है, उठा के देखिए। वो सवाल किससे पूछेगा, तो वो सवाल पूछेगा स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, कैसे पूछेगा, स्वामी विवेकानंद। वह सवाल किससे पूछेगा, तो वह सवाल देखिए, अब सोशल रिफॉर्मर्स हो गया, वह सवाल पूछेगा बीजी तिलक से, वह सवाल पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर से। फ्रीडम फाइटर में भी आइएगा, किससे पूछेगा, या आप चले जाइए कहां, फ्रीडम फाइटर की भी बात कर लीजिए, फ्रीडम फाइटर। आप देखिए कंपैरिजन पे सवाल पूछा है, गांधी वर्सेस सुभाष, गांधी वर्सेस रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष वर्सेस वल्लभ भाई पटेल,
गांधी वर्सेस बीजी तिलक, गांधी वर्सेस भगत सिंह, गांधी वर्सेस अंबेडकर, तो वो ये सारा सवाल आपसे क्या करेगा, तो बार बार आपसे वो सारा का सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रीडम फाइटर से आपको क्या पूछेगा, तो गांधी से देखिए सवाल भर भर के आया है, सुभाष चंद्र बोस से सवाल आया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से सवाल आया है, डॉक्टर अंबेडकर से सवाल आया है। ठीक है, अच्छा और क्या करता है कि दो लोगों के कंपैरिजन से सवाल पूछेगा। भाई दो लोग हैं आजादी की लड़ाई में, दोनों का अपना अपना रोल है, अपना अपना आइडियोलॉजी है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लाइक महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर में राजनीतिक मुद्दे को लेकर के, दलितों के मुद्दे को तमाम मतभेद थे, तमाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, तो सवाल पूछेगा आपसे। एजुकेशन को लेकर के महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में बहुत मतभेद था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं में भी मतभेद था, भगत सिंह और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस था। सबके सब भारत की आजादी चाहते थे, सबके सब भारत के आजादी का जो संघर्ष था उसे अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ा रहे थे। तो आपसे पूछेगा वो कि आप बताइए कि आप किस नजरिए से देखते हैं। तो ऐसे में आप ना एक को हीरो बनाइएगा और ना दूसरे को विलन बनाइएगा, क्योंकि विचारों में कितनी समझदारी है आपके, कितनी गहराई है, यूपीएससी वही आपसे जानना चाहता है कि आप कितना बैलेंस अप्रोच लेकर के चलते हैं। क्योंकि समाज में भी जब आप नौकरी में आएंगे तो ऐसा दो वर्ग होगा, दोनों समाज का भला चाहता होगा, दोनों समाज का अच्छा वर्ग होगा, लेकिन दोनों के रास्ते कई बार आपस में टकराएंगे और आपको उनके टकराहट को आग में घी डालने जैसा काम नहीं करना है। उनके टकराहट को समाप्त करना है, कम करना है, खत्म करना है। कैसे करेंगे? ये अप्रोच आप जब सीखे होंगे तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो यहां से देखिए सवाल आता है, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर से भी सवाल आएगा। आप देखिए इश्यूज से सवाल पूछता है, उसने कह रखा है हम पूछेंगे। कहां से सवाल पूछेंगे? इश्यूज से सवाल पूछेगा। अब इश्यूज में कौन कौन से इश्यूज थे भाई? तो कॉलोनियल पॉलिसीज, आपको मैंने कहा ना कि जितने भी पॉलिसीज है उसकी, वहां से सवाल पूछेगा। तो इश्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पॉलिसीज। कौन कौन सी पॉलिसीज? तो उसकी कॉलोनियल पॉलिसीज, उसकी एडमिन, उसका एजुकेशनल कैसा, प्रेस के लिए क्या पॉलिसी थी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी थी, ये सब से सवाल आएगा। आप उठा करके देख लीजिए, रैयतवाड़ी से सवाल आया है, महालवाड़ी से सवाल आया है, ट्राइबल मूवमेंट के पीछे कॉलोनियल कॉजेस से सवाल आया है, फेमाइन पॉलिसी से सवाल आया है। ये सारा सवाल, उसकी ट्राइबल पॉलिसी क्या थी, उसकी ट्राइबल पॉलिसी क्या थी, हमारा सोशियो कल्चरल पॉलिसी कैसा है उनका, ठीक है, ये सब पूछा है, इन सब से सवाल आया है। तो जब आप सिलेबस को समझेंगे, जब आप उसको इस तरह से तोड़ेंगे स्मॉल पीसेस में, तो उसे डाइजेस्ट करना आसान होगा। तब आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कर पाएंगे क्या? एक बेटर आंसर राइटिंग, ठीक है। अब वो कहता है स्टेजेस हम पूछेंगे। क्या पूछेंगे हम? कहा फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस, फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस। तो देखो पूछा ना कि कैसे 1857 क्या है? वाटर शेड है। तो बिफोर 1857 एक स्टेज है। बिफोर कांग्रेस एक स्टेज है। लिबरल फेज एक फेज है। इसके बारे में पूछा है। एक्सट्रीमिस्ट फेज एक फेज है। रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म क्रांतिकारी फेज या आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी फेज, आरटी फेज कहते हैं। रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट फेज से सवाल पूछा है और उसके बाद गांधीयन फेज से सवाल पूछा है। कैसे सवाल पूछा है? गांधीयन फेज से सवाल पूछा है।
तो कह तो रहा है कि हम स्टेजेस पूछेंगे। अब हर स्टेज का अपना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, अपना कुछ ड्रॉबैक्स होगा, अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी, अपनी कोई वर्किंग स्टाइल होगी, उस स्टेज की कुछ इवेंट्स होंगी। तो क्या क्या पढ़ना है स्टेजेस में? तो इतना स्टेज जब वो पूछेगा तो हर स्टेज का क्या होगा, हर स्टेज का कुछ ना कुछ क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, शॉर्टकमिंग्स होंगी, अरे कमियां होंगी यार, कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग होगी ना, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होगा, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर के, हो सकता है आपसे रिव्यू के नाम पे पूछ ले कि भाई रिव्यू करो। हर फेज का अपना कुछ ना कुछ वर्किंग स्टाइल होगा, वर्किंग स्टाइल होगा। हर फेज की अपनी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होगी, हर फेज का अपना कुछ ना कुछ एजेंडा होगा। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा और हर फेज में कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा। आप देख पा रहे हैं कि जब आप इस तरह से तोड़ेंगे ना सिलेबस को, तब जाकर के आप चीजों को और बेटर तरीके से कर पाएंगे। और लास्ट पूछता है कंट्रीब्यूशन। अब वो गांधी का कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा है यार, अब वो पूछेगा किसका, वुमेन। और अगर उसको लगा कि आओ कुछ तूफानी करते हैं तो पूछ लेगा ट्राइबल और दलित वुमेन, दलित या ट्राइबल वुमेन। हाँ, ये तब पूछेगा जब मन होगा पेपर सेट में, आओ कुछ तूफानी करते हैं। किसका पूछेगा, पीजेंट्स। किसका पूछेगा, ट्राइब्स। ठीक है, तो इस तरह से मॉडरेटर्स का। अच्छा, और किसका पूछेगा, फॉरेनर्स का, एनी बेसन टाइप के लोग भी थे, फॉरेनर्स का। अब आपको वो सारे लोग पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे सवाल आने का चांसेस है। तो देखो, प्रिपेयर करो जब भी यार, तो कुछ ऐसे प्रिपेयर करो। ठीक है, इतना पार्ट में तोड़ करके ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ। लगभग 15-16 पेज आपको मैंने समझाया है। एक बार इस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक बार इतिहास को इस नजरिए से तैयार करने का प्रयास कीजिए। आप यकीन मानिए, आपको प्रीलिम्स में, जीएस पेपर 1 में बहुत सफलता मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस प्रोग्राम को, इस सभा को समाप्त करता हूं। आपको यह सभा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।